अब क्या देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज स्टेप टूवर्ड डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन उस तरफ का स्टेट है। तो पहले नॉर्मलाइजेशन से पहले ये समझ कि फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है। फंक्शन डिपेंडेंसी को लिखा जाता है ए टेंड्स टू बी। ए टेंड्स टू बी मतलब होता है जैसे ए, तो ए को बोलेंगे डिटर्मिनेंट और बी को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। मतलब ए से क्या हो रहा है, बी को डिपेंड फाइंड कर पा रहे हैं, तो बी को डिपेंडेंट बोलेंगे और डी को डिटर्मिनेंट है कि जी इसके अंदर ताकत है कि ये फाइंड कर ले रहा है। फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे एग्जांपल रियल वर्ल्ड में ऐसे एग्जांपल लेके समझ सकता है कि जैसे अपने पास क्या रहता है, एम्प्लॉय आईडी रहती है। एम्प्लॉय आईडी से जो प्राइमरी की रहती है उससे उसके सारे एट्रीब्यूट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह टेबल है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट एड्रेस। तो क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी डिराइव क्या कर रही है, एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय आईडी डिराइव कर रही है डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय आईडी को क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट, और एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ये जो है ये डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पे। तो इनको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। तो इससे क्या पता चला कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट यूजुअली। ये रिलेशन होता है प्राइमरी की एट्रीब्यूट का जनरली, ऑफ अ रिलेशन टू द अनदर एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, और किसी और दूसरे एट्रीब्यूट का के रिलेशन का। ठीक, एक्स टेंड्स टू वाई है, तो द लेफ्ट साइड ऑफ द एफ डी इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट। जो लेफ्ट साइड में उसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज़ नोन एज डिपेंडेंट। उसे राइट साइड वाले को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कह देते हैं। तो एक बार एफ डी फिर पढ़ जाता हूँ। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट। ये रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट यूजुअली ऑफ द रिलेशन टू द अनदर एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, कोई दूसरे रिलेशन के एट्रीब्यूट के साथ। अब उसके बाद आते हैं दो टाइप के एफ डी होते हैं। एक ट्रिवियल होता है एफ डी और एक होता है नॉन ट्रिवियल एफ डी। ट्रिवियल एफ डी क्या होते हैं, अगर ए टेंड्स टू बी है, हैज़ अ ट्रिवियल फंक्शन। अगर ये क्या है, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है। ये एफ डी का फुल फॉर्म क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर ए टेंड्स टू बी एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो बी जो डिराइव हो रहा है ना, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। मतलब बी पूरा ए मान लिया जाए, ए एरे मान ली, ए सेट मान लिया जाए, बी इज़ इनसाइड, तो बी इज़ सबसेट ऑफ ए। मतलब ए और बी क्या है, सबसेट है ए का। तो इसके क्या कंडीशन बनेंगे, ए टेंड्स टू ए, ये ए भी एक ट्रिवियल है, बी टेंड्स टू बी, ये ए भी एक ट्रिवियल है, ऑल्सो द ट्रिवियल एफ टी। ये क्या, ए टेंड्स टू ए और बी टेंड्स टू बी एक ट्रिवियल एफ टी यही है। तो अगर इसका सेट डायग्राम देखें तो एक पूरा होगा ए, उसके अंदर एक सम पार्ट होगा बी। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं नॉन ट्रिवियल एफ डी। नॉन ट्रिवियल एफ डी क्या होगा, ए टेंड्स टू बी हैज़ नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। अगर ए टेंड्स टू बी है, उसको नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तब कहेंगे जब इफ़ बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। मतलब बी क्या होगा, ए का सबसेट नहीं होगा, मतलब ए अलग होगा पूरा, बी अलग होगा। और या ये कह दिया जाए बी ए इंटरसेक्शन बी क्या के वैल्यू क्या आएगी, नल आएगी, तो उसे क्या कह देंगे, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ। ट्रिवियल फंक्शन के लिए जैसे ए टेंड्स टू ए है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉई आईडी और नेम से हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉई आईडी को फाइंड कर रहे हैं, मतलब ए के ही सबसेट से हम क्या कर रहे हैं, ए को ही फाइंड कर रहे हैं। तो तब हम क्या कह देंगे, ट्रिवियल कहेंगे। एग्जांपल समझ गया, एम्प्लॉय आईडी और नेम से ही हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ए टेंड्स टू ए है, बी टेंड्स टू बी, तो ए इज़ अ सब, ये इधर जिधर साइड मूव रहता है वो बड़ा होता है। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और सी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। ठीक, तो इसको लिखेगा ए बी इज़ अ सबसेट, मतलब ए बड़ा होगा बी से, तो ए इज़ अ सब
बड़ा है बी से, तो ये हो गया। और नॉन ट्रिवियल जैसे एम्प्लॉय आईडी और नेम से ये है, इसको कैंडिडेट की ही मान लें। नॉन ट्रिवियल से कैंडिडेट की एम्प्लॉय एड्रेस निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे थे, ये कैंडिडेट की से हम क्या निकाल रहे हैं, दूसरी चीज़ निकाल रहे हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो ये क्या होगा, 0 होगा। और ए बड़ा नहीं होगा, मतलब ए इज सब नॉट, बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट नहीं होगा। अब कुछ एफडी की रूल होती हैं वो देखते हैं। रूल ऑफ द एफडी, पहला होता है रिफ्लेक्सिव रूल क्या होती है, इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ द एट्रीब्यूट, अगर ए सेट ऑफ द एट्रीब्यूट है और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी क्या है, सबसेट है ए का, तो देन ए टेंड्स टू बी इज होल्ड, मतलब ए बड़ा है, बी उसका सबसेट है, तो देन ए टेंड्स टू बी एफ डी होल्ड करेगा। मतलब ए बी जो डेराइव हुआ है वो अगर ए से डेराइव हुआ है, जैसे ए सी टेंस टू क्या हो जाए, सी हो जाए, या ए सी टेंस टू सी हो जाए, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये होगा, ये रिलेशन होगा, मतलब ये इसके सबसेट से डिराइव हुआ है, तो ये एफ डी क्या होगी, होगी। इन रूल ऑफ द एफ डी को बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स। तो रिफ्लेक्सिव रूल ये कहता है कि अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ, ए इज़ अ सेट ऑफ द एट्रीब्यूट एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी ए, अगर बी सबसेट है ए का, देन ए टेंड्स टू बी होल्ड होगा। इफ़ ए इज़, ये हो गया, ठीक। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक्स क्या है, ए बी सी डी ई हो गया, और वाई क्या है, ए बी सी हो गया। अगर देखिएगा वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, वाई क्या है, सबसेट है एक्स का, तो ये वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। देन एक्स अगर मेरे पास रहेगा तो मैं वाई को क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर, एक्स की पहले पता हो तो हम वाई को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ काइंड ऑफ द ट्रिवियल एट्रीब्यूट की तरह हो गया। फिर इसके बाद आते हैं ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मतलब आर्गुमेंटेड क्या होता है, इफ़ बी इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम ए, अगर जैसे कि ए टेंड्स टू बी है, उसमें क्या कर दें, ए में कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, या ए के साथ कुछ एट्रीब्यूट जोड़ दें और बी के साथ भी कुछ एट्रीब्यूट जोड़ दें, तो उससे कोई क्या होगा, इस एफडी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी सही रहेगी। मतलब इफ़ बी डिटरमिनेंट फ्रॉम ए, अगर बी डिटर्मिनेंट होता है ए से, देन एडिंग द एट्रीब्यूट टू दिस फंक्शन डिपेंडेंसी, अगर ऐड करते हैं एट्रीब्यूट इसमें, तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में विल नॉट चेंज एनीथिंग, इससे कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे इफ़ ए टेंस टू बी है, होल्ड कर रहा है, तो देन ए एक्स टेंस टू बी एक्स करूँगा तो ये भी होल्ड करेगा, होल्ड टू करेगा, ठीक। यहाँ एक्स क्या है, सेट ऑफ द एट्रीब्यूट है, मतलब ये मोर देन एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ये क्या है, सेट ऑफ द एट्रीब्यूट है, ठीक। फिर इसके बाद आता है ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है, इफ़ ए इज डिटरमिनेंट बाय बी और B is determinant C, then A is also determinant A C। जैसे A tends to B है और B tends to C है, तो then A tends to C होगी, ये ट्रांजिटिव हो गया है। तो रूल ऑफ द एफडी या आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोस क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, आर्गुमेंटेड, और फिर उसके बाद ट्रांसजेंटिव, ये तीन क्या है, रूल हो गए, ठीक। अब इसके बाद अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, उनको देख के बताना है कि ये एफडी करेक्ट है कि नहीं। इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, तो उसको देखना। तो सपोज ए टेंस टू बी, बी टेंस, ये तो हो गया ट्रिवियल। जैसे अपने पास रिलेशन दिया है ए बी सी डी ई एफ, ई दिया है, इतने एट्रीब्यूट्स हैं इस रिलेशन में, तो कौन सी, और ये एफ डी दिया है, ए टेंस टू बी, ए टेंस टू सी डी टेंस टू ई, बी टेंस टू डी, ई टेंस टू ए है। तो देख बी सी टेंस टू सी डी, अगर मैं दोनों से सी हटा दूँ, बी टेंस टू डी, ये रिलेशन होल्ड करेगा। ए ई सी टेंस टू ए सी, तो अगर सी हटा दो तो ई टेंस टू ए, ये भी रिलेशन होल्ड करेगा। अब बी ए टेंस टू सी डी,
अगर मैं देखिएगा तो BA टेंड्स टू CD, ये रिलेशन अगर देखिएगा तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, ये नहीं होल्ड करेगा। अब यहाँ शायद आई गेस BD टेंड्स टू था, तो अगर DD काट देते तो B टेंड्स टू C, ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं, तो ये नहीं होल्ड करेगा। अब चौथा रिलेशन CD टेंड्स टू AC, तो देख पहला CD टेंड्स टू C तो करेगा, ये वाला रिलेशन करेगा, CD टेंड्स टू C करेगा, क्योंकि ये क्या है, सबसेट है इसका, B इज़ अ सबसेट ऑफ A है, तो ये तो होल्ड करेगा। और CD टेंड्स टू A, तो अगर मैं देखूँ CD टेंड्स टू E है और E टेंड्स टू A है, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन में CD टेंड्स टू A है, तो ये भी रिलेशन होल्ड कर रहा और CD टेंड्स टू C भी रिलेशन होल्ड कर रहा। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, मतलब CD टेंड्स टू AC, ये रिलेशन क्या होगा, ये होल्ड करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी लगी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगी, इन दोनों के हेल्प से ये रिलेशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। अब देख क्या है, अब वाई नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन हम क्योंकि करते हैं, टू अवॉइड द रिटेंडेंसी इन द डेटाबेस, डेटाबेस में रिटेंडेंसी को हटाने के लिए, नॉट टू स्टोर द रिटेंडेंट डेटा, मल्टीपल डेटा वही सेम टाइम रिटेंडेंट डेटा को स्टोर ना करने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। व्हाट हैपन इफ़ वी हैव द रिटेंडेंट डेटा, अगर क्या होगा अगर हमारे पास रिटेंडेंट डेटा है, तब क्या दिक्कत आएगी, तो इससे क्या हो गया, इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेशन अनोमनीज मनी अराइज होगी या एबनॉर्मल अराइव होगी। तो एनोमनीज क्या होती है, एनोमनीज मीन्स एबनॉर्मल, एबनॉर्मल abnormal there are three types of the anomalies introduced by the data retendency, तीन प्रकार की anomalies होती हैं जो डेटा रिटेंडेंसी के कारण आती है। कौन कौन सी है, इंसर्शन एनोमनी, डिलीशन एनोमनी और अपडेशन एनोमनी। इंसर्शन एनोमनी अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो ऐसा समझ कि अगर कोई वैल्यू डालते हैं और उसमें क्या है, मल्टीपल कॉलम है और मेरे पास क्या है कि एक ही वैल्यू है और उसको मैं डालता हूं, तो और जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नल पुट करना पड़ेगा, बट और जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नल पुट करना पड़ेगा, और एक ही जगह पे मैं वैल्यू इंसर्ट कर पाऊँगा। तो और फिर मैं उसको दोबारा वैल्यू डालूँ, तो ये हो जाएगा इंसर्शन एनोमनी। और फिर उसके बाद डिलीशन एनोमनी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी चीज़ है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक ही लड़का है और उसको वो लड़का पास आउट हो गया, तो फिर मुझे अगर डिलीट कर दिया, मैं उस लड़के को हटा दिया टेबल से, तो मेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ये चली जाएगी कि मैकेनिकल इक्वल टू 0 हो जाएगा, नल हो जाएगा प्राइमरी की। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मुझे को लगेगा कि यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल ब्रांच ही नहीं है, ठीक। अपडेशन मतलब ऐसा समझ कि कोई CS का है तो CS का टीचर है, अगर वो क्या करते हैं, अगर कॉलेज CS का डिपार्टमेंट के HOD क्या है, चेंज हो जाते हैं, तो उसको हर स्टूडेंट के पास जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं अपडेट एनोमनीज की, मतलब मुझे हर बार छोटे से चेंज के लिए मल्टीपल टाइम चेंज करना पड़ा है डेटाबेस में, ठीक। तो अब देखते हैं एक एक करके और उसका एग्जांपल समझेंगे। तो इंसर्शन एनोमनी क्या होता है, व्हेन सर्टेन डेटा कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, जब कोई सर्टेन डेटा या एट्रीब्यूट कैन नॉट बी इंसर्ट होता है डेटाबेस में विदाउट द प्रेजेंट ऑफ द अनदर डेटा, कि किसी और अनदर डेटा के एग्जिस्ट ना होने के कारण, ठीक। व्हेन सर्टेन डेटा कैन नॉट बी इंसर्टेड, कोई डेटा इंसर्ट नहीं होता है इन डेटाबेस में विदाउट द प्रेजेंट ऑफ द अनदर, दूसरे डेटा के बिना। फॉर अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये क्या है कि एक स्टूडेंट आईडी है, नेम, एज, ब्रांच कोड और ब्रांच नेम, और क्या है, ब्रांच HOD कौन है वो है। तो इंसर्शन एनोमनी क्या है, अगर मुझे एक नया स्टूडेंट डालना है जिसका अभी इनरोलमेंट नहीं हुआ है, अभी काउंसलिंग चल रही है, तो मैं न्यू एक तरीका तो ये है कि मैं स्टूडेंट को डाल दूँ, कहीं पे भी डाल दूँ, किसी भी कहीं डाल दो, स्टूडेंट आईडी डाल के डाल दो, और बाकी हर जगह के अगर
नल कर दूँ, हर जगह नल कर दूँ, जो रिक्वायर्ड है उस वहाँ पे भी नल कर दूँ और जो यूनिक होना चाहिए वहाँ पे भी नल कर दूँ, ये दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम क्या करें, मतलब पहला तरीका नहीं पॉसिबल है, तो मतलब मैं इस स्टूडेंट को इंसर्ट ही नहीं कर पाऊँगा। इसी तरह सपोज़ कि आईटी ब्रांच है जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुई है, तो आईटी ब्रांच में क्या है, अभी इनरोल हुए हैं, कोई स्टूडेंट इनरोल नहीं है, तो मैं इसमें आईटी ब्रांच नहीं इंसर्ट कर पाऊँगा। क्यों आईटी ब्रांच इंसर्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट इनरोल नहीं है, तो मैं क्या स्टूडेंट आईडी डालूँगा। तो ये हम मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके दैट मीन्स अगर मेरे में अगर ये दोनों टेबल में अगर ब्रांच क्या होते, डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट होती तब मैं कर सकता था, लेकिन नहीं कर सकता हूँ अभी। तो यही हो गया, क्या हो गया, इंसर्शन ऑफ नॉमिनी। तो क्या हो गया, व्हेन सर्टेन एट्रीब्यूट कैन नॉट बी इंसर्टेड इन डेटाबेस विदाउट द प्रेजेंट ऑफ द अनदर डेटा, और दूसरे डेटा के प्रेजेंट ना होने के कारण ये एट्रीब्यूट इंसर्ट नहीं हो रहा है, तो उसे कह देते हैं इंसर्शन एनोमनी। फिर उसके बाद डिलीशन एनोमनी। एनोमनी क्या होती है, डिलीशन एनोमनी रिफर करती है, ये क्या बताती है, द सिचुएशन, वो सिचुएशन वेयर द डिलीट ऑफ डेटा रिजल्टेंट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं और रिजल्टिंग इन द अनलिस्टेड लॉस ऑफ द सम अनदर इम्पोर्टेंट डेटा, उसके कारण से अनइंटेंड लॉस ऑफ द सम अनदर इम्पोर्टेंट डेटा, किसी और कारण से अनइंटेंशनली कोई और डेटा भी लॉस हो जाता है। द सिचुएशन वेयर द डिलीशन ऑफ डेटा रिजल्टिंग इन द अनइंटेंशन लॉस ऑफ द सम अनदर इम्पोर्टेंट डेटा, अनइंटेंशनली कोई और डेटा डिलीट हो जाता है, तो उसे कहते हैं डिलीट एनोमनी में। फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल का स्टूडेंट है, अगर ये स्टूडेंट हट जाए तो लगेगा कि यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल का स्टूडेंट था ही नहीं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट का अलग ब्रांच बना दो और मैं ब्रांच का अलग बना दूँ। अगर मैं ब्रांच का अलग बना दूँ तो इससे क्या होगा, अगर स्टूडेंट 0 रहेंगे तो भी ब्रांच अपना सेफ रहेगा। तो ये डिलीट एनोमनीज़ के कारण आया, ठीक। अब आते हैं थर्ड इज़ अपडेशन एनोमनी। ये क्या होता है, और मॉडिफिकेशन एनोमनी, ये क्या, अपडेशन एनोमनी या मॉडिफिकेशन एनोमनी। द अपडेशन एनोमनी इज व्हेन एन अपडेट अ सिंगल डेटा वैल्यू रिक्वायर्ड्स, जब हमें एक सिंगल डेटा वैल्यू को अपडेट करने की रिक्वायर्ड हो, एंड मल्टीपल रो ऑफ डेटा भी अपडेटेड, और उसके एक सिंगल वैल्यू के डेटा के कारण मल्टीपल रो ऑफ डेटा अपडेट हो जाए, तो अपडेशन एनोमनी इज व्हेन एन अपडेटिंग अ सिंगल डेटा वैल्यू रिक्वायर्ड मल्टीपल रो डेटा इज अपडेटेड। एक सिंगल रो की वैल्यू के कारण मल्टीपल रो अपडेट हो, तो उसे उसके कारण होते हैं। ड्यू टू द अपडेशन ऑफ द मेनी प्लेस, कई जगह पे अपडेशन होने के कारण में भी डेटा इनकन्सिस्टेंसी राइज होती है, जिसके कारण से डेटा इनकन्सिस्टेंसी राइज हो जाती है इफ़ वन फॉरगेट टू अपडेट एट ऑल द इंटेंट प्लेसेस। अगर कहीं एक जगह भूल जाए कि जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे नहीं रखें तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है। इसका एग्ज़ाम्पल वो जितने डिपार्टमेंट थे उन सब में अगर मैं सीएस के स्टूडेंट ज़्यादा थे, और सीएस वालों को मैंने सीएस वालों को जैसे सीएस वाले हैं, सीएस के वालों के टीचर एचओडी अपडेट हुए तो सब जगह पी करना पड़ेगा। तो इस तरह से डेटा इनकन्सिस्टेंसी, और कहीं पे छूट गया तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी आएगी, जैसे यहाँ क्यू, तो यहाँ पे डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। तो अब हम एनोमनीज़ को कैसे हटा सकते हैं, तो 2 टेबल बना देता है, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में क्या कर देता, आईडी नेम एज ब्रांच कोड डाल देता, और टेबल 2 में ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और एचओडी। तो अगर एक एचओडी हटाया तो ब्रांच में ही के एचओडी को हटा देता। पूरा टेबल में हर पेज की जाके अपडेट करने की ज़रूरत नहीं थी।
तो क्या होता है, ड्यू टू एनोमनीस, ये इस एनोमनीस के कारण क्या होता है, डेटाबेस का साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि डेटा रिडंडेंसी है। तो रिडंडेंसी मतलब सेम डेटा मल्टीपल प्लेस पे स्टोर है, तो डेटाबेस की साइज इंक्रीज होती है। परफॉर्मेंस बिकम डेटाबेस परफॉर्मेंस बिकम वेरी स्लो, डेटाबेस की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो ड्यू टू दिस एनोमनीज डेटाबेस की साइज इंक्रीज होती है और डेटाबेस बिकम वेरी स्लो। ठीक, टू रेक्टिफाई दिस एनोमनी, अगर इस एनोमनी को हटाने हैं, द इफेक्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द डेटाबेस बी यूज डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं, एनोमिन नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो व्हाट वी डू इन द नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, टेबल को जब तक डिकम्पोज करते हैं मल्टीपल टेबल में, जब तक डिकम्पोज करते हैं, जब तक हमारे पास एसआरपी न आ जाए। एसआरपी क्या होते हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल, मतलब एक एक टेबल एक पर्टिकुलर एक ही प्रिंसिपल पे को ध्यान दे, वो मल्टीपल चीज़ों को ना ध्यान दे, वो एक ही चीज़ को। तो जब तक एसआरपी ना हो जाए, तो क्या एसआरपी अचीव ना हो जाए, तब तक क्या करते हैं, टेबल को डिकम्पोज करके मल्टीपल टेबल में क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज करते हैं एसआरपी। ठीक, तो अब क्या, तो अब क्या देखते हैं, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज द रिटेंडेंसी ऑफ फॉर अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन को रिटेंडेंसी को मिनिमाइज करने के हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एलिमिनेट द अंडरराइजर्स कैरेक्टर लाइक इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमिनस, ये और इसलिए भी यूज़ होता है, जो अनराइजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनिशियल इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमिनल से, इसको भी एलिमिनेट करने के लिए यूज़ होता है। नॉर्मलाइजेशन डिवाइड द कंपोजिट एट्रीब्यूट इनटू द इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, डिवाइड कर देता है कंपोजिट एट्रीब्यूट को इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में, या लार्ज टेबल इनटू द स्मॉल टेबल, जो लार्ज टेबल होते हैं उनको स्मॉल टेबल में, एंड लाइक देम यूजिंग रिलेशनशिप, और फिर उसी की तरह के रिलेशनशिप में ये क्या कर देता है, वो करता है, मतलब डिकम्पोजिशन कर देता है लार्ज टेबल को, ये समझ लें। ठीक है, द नॉर्मल फॉर्म इज़ यूज टू reduce redundancy from the database table, and normal redundant क्या नॉर्मल फॉर्म होता है, वो यूज़ होता है रिडंडेंसी को हटाने के लिए डेटाबेस से। तो टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म, तो किस तरह के नॉर्मल फॉर्म होते हैं, तो पहला आता है 1F में क्या होना चाहिए, एवरी रिलेशन मस्ट हैव विद एटॉमिक वैल्यू, रिलेशन मस्ट डू नॉट हैव द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, हर रिलेशन के क्या होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यू मतलब उसमें सिंगल एक ही एट्रीब्यूट की वैल्यू होनी चाहिए, ये अब जो क्या होना चाहिए, डिकम्पोज ना हो सके, टूटे ना, जैसे अकाउंट नंबर पूरा एक ही साथ होगा। ठीक, और रिलेशन डज नॉट हैव द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, तो क्या दो कंस्टेंट क्या क्या है, एवरी रिलेशन ही मस्ट हैव द एटॉमिक वैल्यू, हर रिलेशन में एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, और रिलेशन must not have the multi-value attribute. For example, if any relation has a multi-value attribute, सपोज देख क्या है, आईडी 1 है, आईडी 2 है, नेम क्या है, इसमें ए के पास फ़ोन नंबर है 88 और बी के पास क्या है 20 12 और 99 है फ़ोन नंबर। तो हम क्या करेंगे, 1F के फॉर्म में क्या होना चाहिए, पहले एटॉमिक होना चाहिए, जैसे हाँ फ़ोन नंबर एटॉमिक है, ठीक, और फर्स्ट नेम होता है, नेम फर्स्ट नेम सेकंड नेम होता है, तो उसको फर्स्ट नेम अलग कर देते और लास्ट नेम अलग कर देते, तो एटॉमिक है। और फिर उसके बाद क्या है, ये मल्टी वैल्यू था, तो इसको 2 बार रख देंगे। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे 2 देखेगा और उसके करस्पॉन्डिंग 5 ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, बट इसको अभी रखें तो 1F के हिसाब से क्या होगा, इसको क्या कर देंगे 12 और 99 को क्या कर देंगे, 12 और 99 को रिपीटिव फॉर्म में लिख देंगे। अब आते हैं
2NF क्या होता है, रिलेशन मस्ट बी हैव द 1NF। अगर पहला 2NF के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि रिलेशन में 1NF होना ही चाहिए, और सेकंड रिलेशन क्या होती है, देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। रिलेशन में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मस्ट बी फाइनली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं, अभी देखते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, उसको देखेंगे। पहले देख कि ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मस्ट बी फुल्ली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। जितने नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो डिपेंड होना चाहिए प्राइमरी की पे, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। मतलब वो पूरे कंपोजिट की है तो कंपोजिट की पे ही डिपेंड होना चाहिए। कंपोजिट प्राइमरी की है तो कंपोजिट प्राइमरी की पे ही डिपेंड होना चाहिए, ये नहीं कि पार्शियली पे डिपेंड है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। तो ये हो गया 2NF। इसका एग्जांपल समझते हैं, देयर शुड बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो पूरा डिपेंड होना चाहिए किस पे, प्राइमरी एट्रीब्यूट पे। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, देख फर्स्ट प्राइमरी की के और नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या होते हैं। प्राइमरी एट्रीब्यूट और देख प्राइमरी की क्या होती है, कंपोजिट फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे AB हो गए और ये ABC, जैसे एक रिलेशन दिए ABCD, और AB क्या है, प्राइमरी की है। तो AB क्या है, प्राइमरी की। जो प्राइमरी के एट्रीब्यूट होते हैं, जो प्राइमरी की के एट्रीब्यूट होते हैं उन्हें प्राइमरी एट्रीब्यूट कहा जाता है। जो प्राइमरी क्यू के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे AB मिला के क्या बना रहे थे, प्राइमरी नंबर बना रहे थे, तो AB को क्या बोलते हैं, प्राइमरी एट्रीब्यूट बोलते हैं। और CD को क्या बोलेंगे, नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट। क्योंकि CD क्या है, ये प्राइमरी एट्रीब्यूट के नहीं पार्ट हैं, ठीक। तो अगर कोई और पहला पार्ट से समझ गया कि प्राइमरी एट्रीब्यूट और नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये समझ गया। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, अगर ये B टेंस टू C, मतलब C जो है वो किससे, B से डेराइव हो रहा, जबकि प्राइमरी के क्या है, AB है। और बस अगर C B से बस डेराइव हो रहा तो प्राइमरी की AB को बनाने का क्या फ़ायदा। मतलब अपना जो FD होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, AB टेंस टू C होना चाहिए, और या AB टेंस टू D होना चाहिए। ये होना चाहिए क्योंकि AB अपना क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कंपोजिट प्राइमरी क्यू है, प्राइमरी की है। इस कारण से अपना क्या होना चाहिए, AB टेंस टू C होना चाहिए, AB टेंस टू D होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। और ये डिपेंडेंसी B टेंस टू C, ये डिपेंडेंसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द पार्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब अगर AB होना चाहिए लेकिन ये हाफ पार्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट है, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्या राइज होगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे AB की वैल्यू होती है तो A क्या है, नल हो गया, B क्या है, B क्या है, 1 होगा। और कहीं पे B भी नल होगा और उसके करस्पॉन्डिंग A क्या होगा, ये भी हो सकता है कंडीशन, दोनों नल हो। और अब इसमें क्या होगा कि नल नहीं आ सकती, ये वैल्यू नहीं है क्योंकि AB एक साथ नल नहीं हो सकती। और फिर 3 4 तो है ही है। अगर B टेंस टू C है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखेगा कि B दूसरी कंडीशन में नल डेराइव कर रहा है C को, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा रिलेशन को किस तरह डिकम्पोज करेंगे, रिलेशन को ऐसे डिकम्पोज करेंगे कि 8 रिलेशन ABD है ना, तो रिलेशन को क्या कर देंगे, रिलेशन ABD कर देंगे, और जिससे हो जाएगा AB टेंस टू D हो जाएगा कि क्या कि जो प्राइमरी की है वो फुल्ली डिपेंडेंट, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, फुल्ली डिपेंडेंट है प्राइम पे और प्राइमरी की पे। और दूसरा रिलेशन कर देंगे B टू C, तो मतलब C फुल्ली डिपेंडेंट है प्राइमरी की। इनको डिकम्पोज कर दिया, दोनों को अलग अलग टेबल में बना दिए। तो ABCD करके जो एक टेबल था उसको टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, AB में और दूसरा किस्म ABD में कर दिया, और दूसरा किस्म कर दिया ABC में किए हैं। तो इस प्रकार से 2 फॉर्म में टेबल को ब्रेक कर दिए हैं।
इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख ले। दिस इज़ द वे टू कन। जैसे स्टूडेंट आईडी है, प्रोजेक्ट नेम है, स्टूडेंट नेम है, प्रोजेक्ट आईडी है। तो प्राइमरी क्या होगी कि स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू डिफाइन करेंगे। लेकिन सपोज स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट का नेम डिफाइन कर रहे हैं और प्रोजेक्ट आईडी से प्रोजेक्ट आईडी, तो इसमें 1NF तो फॉलो हो रहा है, 2NF कहाँ फॉलो हो रहा है। ये स्टूडेंट नेम फुल्ली डिपेंड नहीं कर रहा स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट भी फुल्ली डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इससे क्या करेंगे, जो अपना है तो इसको, इस रिलेशन के अंदर 4 कंपोनेंट थे, उनको उसको ब्रेक कर देंगे दो दो, मतलब एक स्टूडेंट वाला टेबल बना देंगे, एक प्रोजेक्ट वाला इंडिविजुअल टेबल बना देंगे। तो क्या होगा, स्टूडेंट में देखेगा स्टूडेंट आईडी होगी, प्रोजेक्ट होगा, स्टूडेंट नेम होगा, और प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम होगा। इसकी प्राइमरी की प्रोजेक्ट आईडी हो जाएगी, इसकी स्टूडेंट आईडी। तो अब स्टूडेंट नेम से स्टूडेंट नेम फुल्ली डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की पे, क्योंकि स्टूडेंट आईडी बस है, और प्रोजेक्ट नेम फुल्ली डिपेंड कर रहा है प्रोजेक्ट आईडी पे, प्राइमरी की पे। लेकिन यहाँ पे देखेगा अपने प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे भी रखा है और यहाँ पे भी रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये चीज़ हमने किया है। तो क्यों किया है, प्रोजेक्ट आईडी दोनों में रखा है क्योंकि दोनों की लिंकिंग बने रहे इसलिए। अब आते हैं 3NF। 3NF के लिए क्या है कि पहले 2NF तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। 3NF के लिए रिलेशन मस्ट बी इन द 2NF, 2NF में होना चाहिए। नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ट्रांजिटिव देखते हैं, ए टेंस टू बी है, बी टेंस टू सी है, तो ए टेंस टू सी, ये नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट फाइंड द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो खुद एक दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से ना डिराइव हो। तो इसका एग्जांपल इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट बी डिराइव फ्रॉम द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल कोई रिलेशन है ABC, इसमें क्या है, प्राइमरी की अपना A है और रिलेशन दिया है अपने को A टेंस टू B दिया है, और दूसरा रिलेशन क्या दिया है, B टेंस टू C है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि देख B फुल्ली डिपेंडेंट है A पे और C भी फुल्ली डिपेंडेंट है A पे, क्योंकि A टेंस टू B टेंस टू A, तो A टेंस टू C तो होगा ही। तो ये फुल्ली डिपेंडेंट है प्राइमरी के, तो 2NF तो होगा ही। लेकिन अब देख B टेंस टू C, इसके कारण क्या होगा, इस FD के कारण फंक्शनल डिपेंडेंसी के कारण कि ए जैसे अपने को दिया है ABCD दिया है, ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, 1 1 आ रही है। देखा B टेंस टू C है ना, तो B की 3 वैल्यू के लिए x है, B की 2 वैल्यू के लिए y है। यहाँ देखिएगा रिटर्नडेंस इन्फॉर्मेशन आ रही है, मतलब ए तो रिटर्नडेंस इन्फॉर्मेशन आ रही है। ए तो प्राइमरी की है उसका तो चल जाएगा, लेकिन B एक नॉन प्राइमरी की है और वो क्या कर रहे हैं, वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा रिटर्नडेंसी का कैसा आ रहा, यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइमरी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको, इस रिलेशन को, ये रिलेशन जो ABC था, तो इसको A को हटा के इसको रिलेशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक रिलेशन AB और एक दूसरा BC के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ देखिएगा ABCDEFG जो है तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखा है और BC के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखा है। यहाँ प्राइमरी की हो गया B और यहाँ पे प्राइमरी की हो गया A। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, 3NF में कर दिया। अब फोर्थ आता है कौन सा, BCNF होता है बाइकॉट नॉर्मल फॉर्म। बाइकॉट और नॉर्मल फॉर्म क्या, रिलेशन मस्ट बी 3NF, ये स्ट्रिक्ट वर्जन है 3NF का, रिलेशन 3NF होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल A टेंस टू AB था तो A इज़ अ सुपर की होनी चाहिए थी, तो वी मस्ट डू नॉट A क्या होना चाहिए, A टेंस टू B है तो A सुपर की होनी चाहिए। सुपर की मतलब या यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए B को, वैसे कि वी डू नॉट हैव द नॉन derive primary attribute from the any primary or non-prime
एट्रीब्यूट। हमारे राइट साइड में क्या होना चाहिए, राइट साइड में कोई प्राइमरी एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। मतलब वी डू नॉट हैव द डिराइव प्राइमरी एट्रीब्यूट, हमें डिराइव नहीं करना है प्राइमरी एट्रीब्यूट को फ्रॉम द एनी प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। किसी भी प्राइम या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के थ्रू हमें क्या करना है, डिराइव नहीं करना है। तो मतलब ए टेंस टू बी है तो ए सुपर की होना चाहिए, ये कह दूँ, या बी क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ये सुपर की होना चाहिए। और प्राइम एट्रीब्यूट डू नॉट डिराइव फ्रॉम द एनी प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये 3BCNF का फुल होता है। देख, प्राइमरी की राइट साइड में नहीं होना चाहिए। 3NF का स्ट्रॉन्ग, जैसे स्टूडेंट आईडी है, सब्जेक्ट है और प्रोफेसर प्रोजेक्ट आईडी है। तो हाँ, अगर वन स्टूडेंट कैन इनरोल इन द मल्टीपल सब्जेक्ट, एक स्टूडेंट क्या हो सकता है, जैसे 101 जावा में भी है और C++ में भी है, और इसको प्रोफेसर कौन से पीजे पढ़ा रहे हैं, और 102 को जो जावा है वो कौन PJ2 पढ़ा रहा है, और इसको PC पढ़ा रहे हैं 102। तो एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ सकता है। For each subject, देयर प्रोफेसर विल असाइन टू अ स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट के लिए प्रोफेसर असाइन हुआ है। मल्टीपल प्रोफेसर कैन टीच द सिंगल टेबल, मतलब एक प्रोफेसर कैन भी टीच कर सकते हैं एक ही टेबल को। तो प्राइमरी की अगर देखें तो ये स्टूडेंट और सब्जेक्ट होगा। तो अगर हाँ, स्टूडेंट और सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हर प्रोफेसर के करस्पॉन्डिंग क्या है, सब्जेक्ट असाइन है। तो प्रोफेसर के करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो रहा है, डिराइव हो रहा है नॉन प्राइम से। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल को डिकम्पोज करना पड़ेगा। नॉन प्राइम इस डिराइव हो रहा, प्राइम डिराइव हो रहा है नॉन प्राइम से, या प्राइम डिराइव ही क्यों हो रहा, तो प्राइम को राइट साइड में नहीं रखना है। जैसे BCNF है, अब इसके लिए क्या करेंगे, आईडी और फ़ोन नंबर इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए। एक आईडी स्टूडेंट आईडी को डिवाइड कर दिए, और क्या करिए, प्रोफेसर की आईडी को डिवाइड कर दिए, प्रोफेसर आईडी दे दिए, प्रोफेसर आईडी और सब्जेक्ट दे दिए। तो यहाँ से क्या, प्रोफेसर आईडी से मैं प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, और प्रोफेसर आईडी से मैं सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, और स्टूडेंट आईडी से मैं प्रोफेसर की आईडी निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने क्या किया, टेबल को डिवाइड किया अलग फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, BCNF हो गया। तो ये BCNF क्या बोलता है कि रिलेशन मस्ट बी इन द 3NF, रिलेशन 3NF में होना चाहिए, और FD A टेंस टू B है, तो A मस्ट बी सुपर की होना चाहिए। वी डू नॉट डिराइव द प्राइम एट्रीब्यूट फ्रॉम द एनी प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट डिराइव ना हो किसी भी प्राइम या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से। एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन हेल्प करता है मिनिमाइज द डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए हेल्प करता है। ग्रेट ओवर द डेटा बेस ऑर्गेनाइजेशन, ये डेटा बेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करता है। और डेटा कंसिस्टेंसी इज मेंटेन इन डेटाबेस, डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाता है डेटाबेस में। ठीक, ये 3 एडवांटेज होते हैं नॉर्मलाइजेशन के।